अमेरिका से ही पहला डरावना सिग्नल दिया गया था। जहां से परमाणु वैज्ञानिक प्रामाणिक चेतावनी देते हैं। चेतावनी परमाणु हथियारों के खतरे की। चेतावनी सर्वनाश की। चेतावनी कयामत की। वहीं से आई नई चेतावनी कह रही है कि इंसानों और कयामत के बीच सिर्फ 85 सेकंड का फासला है। किसी भी देश का सुप्रीम लीडर अगर कहे कि सर्वनाश में सिर्फ 85 सेकंड बचे हैं तो यकीन नहीं होगा। लेकिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट जब ये कह रहे हैं, जब उनकी बनाई घड़ी ये बता रही है, तब पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है। ये घड़ी जितनी अजीब है उतनी ही खौफनाक चेतावनी देती है। सिर्फ 2 सुई, 4 डॉट्स, एक लकीर से बनी घड़ी जो बताती है उसे जानकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक सकती है। आखिर क्या बताती है ये घड़ी? क्या जानना चाहते हैं आप? क्योंकि जानना तो बेहद जरूरी है। इस घड़ी का वास्ता पूरी धरती से है, हर इंसान से है। इसके इशारे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों को बेचैन कर देते हैं। ये कयामत का वक्त बताने वाली घड़ी है, जिसका अलार्म जब बजता है तो अमेरिका जैसे सुपर पावर थर्राने लगते हैं। ये रूस जैसी महाशक्ति को अलर्ट करती है। यूरोप के सभी देशों की नजरें खाड़ी के किंग, सुल्तान और बादशाहों के किंगडम इस घड़ी की टिक टिक पर डोलते हैं। क्या भला है ये? क्यों एक बार फिर से इस घड़ी ने खलबली मचा दी है? Any move towards midnight should be taken as an indication of extreme danger and an unmistakable warning. Every second of delay in reversing course increases the probability of global disaster. आपकी कलाई पर बंधी घड़ी समय बताती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी घड़ी है जो बताती है कि कयामत कितनी दूर है। आपके घर की दीवार पर लगी घड़ी आपको सही वक्त से आगाह करती है, लेकिन अमेरिका में एक ऐसी घड़ी है जो सर्वनाश कितना करीब है यह बताती है। उस घड़ी को डूम्सडे क्लॉक का नाम दिया गया है, जो भविष्यवाणी नहीं सीधी वार्निंग देती है। प्रामाणिक वैज्ञानिक चेतावनी। डूम्सडे क्लॉक की ताजा चेतावनी बड़ी भयावह है। डूम्सडे क्लॉक डराने के लिए नहीं, युद्ध उन्माद में डूबे देशों को जगाने के लिए बनाई गई है, जो बता रही है कि ये दुनिया बर्बादी से सिर्फ 85 सेकंड दूर है, या कहिए कि तबाही 85 सेकंड में दस्तक दे सकती है, क्योंकि परमाणु युद्ध का माहौल तो बना हुआ है। परमाणु युद्ध की तबाही, रूस यूक्रेन युद्ध की त्रासदी, ईरान इजराइल अमेरिका के टकराव से होने वाला विनाश, छोटे देशों को हड़पने को उतावले तानाशाहों की सनक से होने वाला विध्वंस,
डूम्सडे क्लॉक की सुई इन्हीं सर्वनाश का इशारा कर रही है। ये सब कुछ चल रहा है। 2026 के साल में दुनिया एटमी युद्ध के करीब पहुंच गई है, लेकिन कौन तय कर रहा है डूम्सडे की रफ्तार? कहां लगी है कयामत का वक्त बताने वाली ये घड़ी? क्या डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, अली खामनी, बेन्यामिन नेतन्याहू, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, रेसिप तैयब एर्दोआन, इमैनुअल मैक्रों, कीर स्टारमर, शी जिनपिंग और किम जोंग उन जैसे लीडर डूम्सडे क्लॉक को अनदेखा कर रहे हैं, या देखकर भी आंखें मूंद ले रहे हैं? पचासी सेकंड होते ही कितने हैं? कुल जमा 1 मिनट 15 सेकंड, यानी कि खतरा सिर पर है। खतरा हर मुल्क की दर पर है। खतरा परमाणु युद्ध का है या डूम्सडे क्लॉक कुछ और भी वजह कयामत की बता रही है? आखिर कैसे तय हुआ कि 85 सेकंड कयामत दूर है? किसने तय किया कि धरती सर्वनाश से सिर्फ 85 सेकंड के अंतराल से बची हुई है? चलिए सब कुछ तफसील से जानते हैं, समझते हैं डूम्सडे क्लॉक का थ्रिल है क्या। जब महाशक्तियां आपस में टकरा रही हैं, जब धरती के 2 हिस्सों में भयानक युद्ध चल रहा है, जब बात बात पर परमाणु हथियारों की धौंस जमाई जा रही है, कभी पुतिन तो कभी ट्रंप, किम जोंग उन एटम बम का ताव दिखा रहे हैं, तब डूम्सडे क्लॉक के सिग्नल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस घड़ी का कांटा ईरान अमेरिका की एटमी टेंशन के बाद खतरे के लेवल को पार कर गया है। बीती 27 जनवरी को शिकागो में जब परमाणु वैज्ञानिकों ने परमाणु युद्ध का मीटर जांचा, तो पता लगा अभी इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक समय है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के चीफ डैनियल होल्ट की जुबानी वो वार्निंग फिर से सुनिए। Billions of dollars in weapons that can destroy civilization many times over. Meanwhile, arms control treaties are in tatters and there are active conflicts involving nuclear powers. The world's attempts to deal with climate change remain inadequate, as most governments fail to enact the financing and policy initiatives necessary to halt global warming. इस बात में कोई शक नहीं कि परमाणु युद्ध की टेंशन बहुत ज्यादा है। कम से कम 5 वॉर जोन ऐसे हैं जहां एटम बमों के धमाकों की धमकी दी जा रही है। ईरान से चल रहे टकराव में अमेरिका के राष्ट्रपति हर दिन न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धौंस जमा रहे हैं। यूक्रेन से 4 साल से ज्यादा दिनों से युद्ध में उलझा रूस दुश्मन देशों को एटम बम से दहलाने की धमकी कई बार दे चुका है। रूस के खिलाफ यूक्रेन को एटमी हथियार देने के सिग्नल ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश देते रहे हैं। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन खुद कह चुके हैं कि उनकी उंगली हर वक्त एटम बम के ट्रिगर पर रहती है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जिनके एटम बम से पूरी दुनिया के लिए खतरा माना जाता है। चीन ताइवान को हड़पने के लिए एटम बम से डराता है। पाकिस्तान आतंक फैलाने के लिए एटम बम दिखाता है। लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं। फिर अचानक डूम्सडे क्लॉक डेंजर का रेड सिग्नल क्यों दिखाने लगी? कयामत की घड़ी का कांटा घूमता है तो आखिर कहता क्या है? इसे अब समझ लेते हैं। गुजरे 6 साल में डूम्सडे क्लॉक का कांटा कितने सेकंड खिसक चुका है? कयामत की घड़ी का हिसाब ये है कि जब सुई का कांटा आधी रात को 12 बजे का वक्त दिखाएगा तो वहीं सर्वनाश शुरू हो जाएगा। इसे डूम्सडे क्लॉक का मिडनाइट टाइम कहा जाता है। साल 2020 में इस घड़ी पर मिडनाइट से सेकंड की सुई 100 सेकंड दूर थी। 2021 और 22 के साल में सुई को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन अगले 2 साल यानी 2023 और 2024 में डूम्सडे क्लॉक पर आधी रात 12 बजने में सिर्फ 90 सेकंड का अंतर बचा।
साल 2025 में ये अंतर 1 सेकंड कम होकर 89 सेकंड रह गया, लेकिन अब ये 4 सेकंड और कम होकर सिर्फ 85 सेकंड बचा है। डूम्सडे क्लॉक पर मिडनाइट का कम होता समय परमाणु युद्ध को करीब ला रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? इसे रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अभी रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव से सुनिए। Рост товарооборота, несмотря на определенные трудности. Если говорить о взаимоотношениях с Европейским Союзом, все гораздо сложнее. Но это, слава богу, не проблематика сегодняшнего визита. Сегодня мы с вами можем поговорить именно о российско-итальянском взаимодействии. Еще раз сердечно вас приветствую. यानी अब किसी को रोकने टोकने वाले नियम नहीं, शर्तें भी नहीं, संधियों के बंधन भी टूट चुके हैं। अब जो चाहेगा एटम बम बनाएगा, जितना चाहेगा एटमी हथियार जुटाएगा। अमेरिका और रूस जब परमाणु प्रोग्राम की रेस लगा रहे हैं, तो क्या बाकी देश तमाशबीन बने रहेंगे? यकीनन नहीं। इसे ऐसे समझा जा सकता है, साल 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी हुई थी, जिनमें दोनों देशों ने 500 से 5,500 किलोमीटर दूरी की जमीन आधारित मिसाइलों को पूरी तरह खत्म करने का समझौता किया था। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने संधि से 2019 में बाहर निकलने का फैसला किया। इसी तरह साल 1992 में रूस, अमेरिका और 33 देशों के बीच हुई ओपन स्केज ट्रीटी का भी अंत 2020 में हो गया। इनमें सबसे ज्यादा अहम स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसमें परमाणु हथियारों का समझौता हुआ, वो भी ढह चुका है। टार्ट संधि के रहते अमेरिका और रूस सिर्फ 1550 परमाणु वॉरहेड रख सकते थे। इतना ही नहीं, आईसीबीएम, एसएलबीएम और एटमी बम वर्षकों पर भी ये संधि लागू थी। साथ ही दोनों देश एक दूसरे न्यूक्लियर प्रोग्राम की निगरानी और निरीक्षण के साथ एटमी साइटों पर जांच का अधिकार रखते थे। लेकिन स्टार्ट संधि को अमेरिका और रूस दोनों ठुकरा रहे हैं। रूस ने आरोप लगाया कि ट्रंप को ऑफर दिया गया था, लेकिन वो समझौते के लिए तैयार नहीं। चार महाशक्तियों की दुश्मनी पूरी इंसानियत पर असर डालती है, क्योंकि युद्ध से बाजार ढहता है, वैश्विक व्यवस्था बिगड़ती है, इंटरनेट ठप होता है, बैंकिंग बर्बाद होती है, तेल संकट बढ़ता है, खाद्य संकट दाने दाने के लिए मोहताज करता है। सब कुछ एक सिरे से बंधा हुआ है, जैसे कि दोस्ती और दुश्मनी के रिश्तों की डोर से मुल्क बंधे हैं, जिनसे दुनिया खेमों में बटी है। कल के दुश्मन आज दोस्त हैं, दोस्त दुश्मन बने हुए हैं, मगर अमेरिका और रूस की दुश्मनी जानी है। तो क्या कभी डूम्सडे क्लॉक की सुई खतरे के निशान से पीछे नहीं गई? क्या हर दौर में परमाणु सर्वनाश का खतरा एक जैसा रहा? क्या हुआ था जब पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था? परमाणु धमाकों के एक धमाके से धरती हिल गई थी। जापान में त्राहिमाम मच गया था। आज की तारीख में जैसे ईरान ने अमेरिका से टक्कर ले ली है, ठीक उसी तरह जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में सुपर पावर को दहलाया था। इसीलिए भी कयामत का खतरा सबसे ज्यादा है। ईरान के हमले बता रहे हैं कि उसकी मिसाइल लगातार तैयार है, वो युद्ध को लंबा लेकर जाएगा। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। ईरान और इजराइल का युद्ध हाइपरसोनिक दौर में पहुंच चुका है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल में तहलका मचा दिया है। फतह जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल तेज हो चुका है और ये इजराइल के लिए बहुत बुरी खबर है।
तेल अवीव और हाइफा में हो रहे हमले ईरान की मिसाइल पावर को बार बार साबित कर रहे हैं। नेतन्याहू का मिसाइल डिफेंस, या यूं कहें कि ईरान को रोकने वाली सबसे बड़ी फौलादी दीवार अब शीशे में तब्दील हो चुकी है। इस दीवार को ईरान की मिसाइल बार बार चकनाचूर कर रही है। बेत शेमेश में हुए हमले के बाद से ही हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गए। वहाँ मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फतह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी कि आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई उनकी लिस्ट भी देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। इनमें सबसे खतरनाक फतह 1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल हैं। इनमें कदर और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमला हुआ। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं। उनके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फतह मिसाइल। ईरान की खासियत है कि ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी ये एक ट्रेजेक्टरी से हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला धमाका कहाँ होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम काफी प्रेशर में हैं। इन सब से खास है अमेरिका का थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थर्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थर्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थर्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती है, यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। ईरान जितनी देर युद्ध लड़ेगा, डूम्सडे का कांटा मिडनाइट की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसा पहले भी हुआ है। 1947 से डूम्सडे क्लॉक बताती आ रही है कि दुनिया भर में परमाणु हमले की आशंका कितनी ज्यादा है। कभी कयामत की घड़ी पर तबाही का ये खतरा 17 मिनटों में दिखाया जाता रहा। 1953 में अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दौरान भी इसका कांटा आधी रात से 120 सेकंड दूर रखा गया था, लेकिन पहली बार घड़ी का कांटा 120 सेकंड से भी कम होकर 100 सेकंड पर पहुंच गया है। द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के वैज्ञानिक रॉबर्ट रोजनर के मुताबिक 1949 में जब रूस ने पहले परमाणु बम RDX-1 का परीक्षण किया और दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई, उस वक्त आधी रात से 180 सेकंड का फासला था।
परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन शुरू किया था। अमेरिका ने एटम बम बनाने के लिए उस वक्त $2 अरब का खर्च किया था। आज की तारीख में यह रकम 2 लाख करोड़ भारतीय रुपये से बड़ी है। अमेरिका के बाद रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश न्यूक्लियर रेस में जी जान से जुट गए। दुनिया के परमाणु बमों को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर पहुंच गया था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑन द एटॉमिक साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। हालांकि शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के जखीरे में भारी कमी आई, फिर भी दुनिया के कई देशों के पास हजारों की तादाद में नरसंहार हथियार मौजूद हैं। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 3,600 एटमी हथियार मिसाइलों पर लगाए गए हैं और ये सैन्य बलों के नियंत्रण में हैं। इनमें से करीब 1,800 हथियार हाई अलर्ट मोड में हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। रूस ने 1,600 हथियार मिसाइल पर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने भी इतनी ही संख्या में हथियार को तैनात कर दिया है। फ्रांस ने 280 और ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। एटमी युद्ध से दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी, जिससे धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। परमाणु युद्ध से सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर का क्लाइमेट खतरनाक करवट लेगा। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। अगर परमाणु बम फटा तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। ये बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। एटम बमों की इसी विनाश लीला से अलर्ट रखने के लिए डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया था। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट मैगजीन से जुड़े 6 वैज्ञानिकों ने इसका आइडिया 1947 में दिया था। ईगन रोबिनोविच, हाइमन गोल्डस्मिथ, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, अल्बर्ट आइंस्टीन, लियो ज़िलार्ड और हैंस बैथ। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए 1947 में मैगजीन कवर के लिए पहली बार मार्टिन लैंसडॉर्फ ने घड़ी को डिजाइन किया था। पहली बार जब डूम्सडे क्लॉक मैगजीन के कवर पर छपी थी तब उसमें कयामत का समय 7 मिनट दूर दिखाया गया था। 11:53 से शुरू हुआ खतरे का लेवल आज की तारीख में कुछ सेकंड के फासले पर ही आ धमका है। अगर अब भी इस खतरे की अनदेखी की गई तो पूरी इंसानियत को इसकी कीमत चुकानी होगी। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए भैया जी का हिंद के बीच में बड़ी
मचा रहा है। महायुद्ध का 8वां दिन और अब आपको इस जंग से जुड़ी अब तक की अपडेट हम देते हैं कि ईरान मेहराबाद एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक हुई। यह अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। इधर इजराइल ने इंस्पान में सैन्य अड्डे को बनाया है निशाना। हम आपको 8 जो अपडेट्स हैं वो दिखा रहे हैं। इजराइल ने इंस्पान में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। इसी के साथ अगला बड़ा अपडेट, ईरान ने तेल अवीव पर एक साथ कई मिसाइलें दागी हैं, लगातार हमला कर रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का जहाज पर ड्रोन से हमला क्लियर कर दिया गया था, यहां से कोई गुजरेगा हम हमला करेंगे। 50 से ज्यादा विमानों से बमबारी से खामनेई का जो बंकर है वो भी तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना का किस तरीके से ईरान पर लगातार हमले जारी। ईरान का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी